नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी प्रश्नोत्तरी को देखते होंगे और कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त करते होंगे। तो आइए आज हम अपनी इस प्रश्नोत्तरी के सिलसिले में आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज का 11वीं प्रश्नोत्तरी संख्या है। मतलब आज कुल अभी तक 10 हो चुके हैं। यह हमारा 11वीं जो है प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है। तो आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ। तो आप लोगों को बताना है कि किस भाषा का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। तो पहला ऑप्शन है गुजराती दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है पंजाबी दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन है मराठी दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन है सिंधी दिया है। तो आप लोगों को बताना है कि सौर श्रेणी अपभ्रंश का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम किस अपभ्रंश से हुआ है सौर श्रेणी विकास जो है। तो किस भाषा का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन गुजराती। तो सौर श्रेणी, आइए हम थोड़ी इसकी व्याख्या करते हैं सौर श्रेणी अपभ्रंश की। जो सौर श्रेणी अपभ्रंश है इसके जो है 4 भाषाओं का विकास यहाँ से होता है। कितनी भाषाओं का विकास होता है? 4 भाषाओं का विकास होता है। पहले तो आप लोग गुजराती जान ही लिए। पहला है पश्चिमी हिंदी। कौन सा है पहला? 4 भाषाओं का विकास होता है सौर श्रेणी से। पहला है पश्चिमी हिंदी। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है गुजराती, चौथा है पहाड़ी। यानी पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा गुजराती, पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा गुजराती, तीसरा राजस्थानी, तीसरा राजस्थानी, चौथा पहाड़ी है। चौथा पहाड़ी है। यानी पहला पश्चिमी हिंदी है, दूसरा गुजराती है, तीसरा राजस्थानी है, चौथा पहाड़ी है। तो पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं हैं? कुल 5 हैं। तो पहले है खड़ी बोली है, दूसरी है हरियाणवी है, यानी जिसे बांगरू भी कहते हैं, खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। इसके बाद जो है आपका बुंदेली है, कन्नौजी है और ब्रजभाषा है, यानी ब्रजबुली है। इसके बाद जो है राजस्थानी है, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। पहाड़ी में कुमाऊनी है, गढ़वाली है, ये सब आते हैं। तो इधर राइट ऑप्शन हमारा ये हुआ। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? तो आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट है, कथन है। कथन किसका है, इस विषय में हमको बात करनी है। हमको देखना है कि कथन किसका है, यह किस आलोचक का है। तो कथन देखते हैं। साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है। साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसके अर्थबोध के अतिरिक्त, जिसके अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो, भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो, जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। कथन किसका है? तो आप लोगों को यह कथन बताना है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 3 श्याम सुंदर दास, ऑप्शन 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो यह कथन आप लोगों को बताना है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ है। 1829 ईस्वी में इन्होंने इसका प्रकाशन कराया था। पहले 1920 ईस्वी में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से यह लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर इस ग्रंथ का जो रचना हुआ है। तो आइए हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इधर राइट ऑप्शन ए है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आइए फिर हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, हम दूसरे स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। तो आइए देखते हैं हम। साहित्य
आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? यानी साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? तो आपको कथन ये फिर से बताना है किसका है। ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो आपको इस कथन का आंसर देना है। तो हमें उम्मीद है आप लोग बढ़िया से आंसर दे पा रहे होंगे। तो चलिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो यह आंसर जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, यानी द राइट ऑप्शन हमारा बी डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, यह स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए आप लोग चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखते हैं। जहां शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। कहा कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है हमारा, फिर से देखते हैं। जहां शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। यानी वही साहित्य है की बात की है। तो कथन किसका है? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आप लोग इसका आंसर दें। चलिए हम आप लोगों को 10 सेकंड देते हैं, आप लोग सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए गुलाब राय, राइट ऑप्शन ए हमारा गुलाब राय है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने आज का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या है पांचवा क्वेश्चन? 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 252 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पंडित गोकुलनाथ, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी हरिराय तुलसी, ऑप्शन डी सूरत मिश्र। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए पंडित गोकुलनाथ। तो इनकी 200 वैष्णव वामन की वार्ता और 84 वैष्णव वामन की वार्ता, ये दोनों ही रचनाएं ब्रज भाषा में है, गद्य में लिखी गई हैं। तो नाभादास की जो है भक्तमाल है। तो इसमें जो 84 वैष्णव की वार्ता है, इसमें अष्टछाप के कवियों का उल्लेख किया गया, खास करके सूरदास जी के विषय में जानकारी दी गई है सबसे ज्यादा। तो अगर हम हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सूरदास जी का वर्णन सबसे ज्यादा किस इतिहास ग्रंथ में मिलता है, तो वह 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नाभादास की रचना है, आप लोगों को नाभादास की रचना बताना है। ऑप्शन ए भक्तमाल है, ऑप्शन बी भक्त नामावली है, ऑप्शन सी मूल गोसाई चरित है, ऑप्शन डी कविमाला है। तो आप लोग उम्मीद है बता दिए होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा भक्तमाल है, नाभादास की रचना भक्तमाल है। भक्तमाल में व्याख्या कर देखते हैं थोड़ी। भक्तमाल में 316 छप्पे छंद हैं, जिसमें 200 भक्त कवियों का उल्लेख हुआ है। तो भक्त नामावली ध्रुवदास की है, मूल गोसाई चरित बेड़ी माधव दास की है, कविमाला जो हरिराय तुलसी की है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। श्रृंगार संग्रह के लेखक हैं। तो आप लोगों को बताना है कि श्रृंगार संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन ए सरदार कवि, ऑप्शन बी कृष्णानंद, ऑप्शन बी कृष्णानंद, ऑप्शन सी सूदन, ऑप्शन डी कालिदास। आपसे पूछा गया है कि श्रृंगार संग्रह के लेखक, किसके लेखक? श्रृंगार संग्रह के लेखक पूछा है आपसे। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। तो चलिए, श्रृंगार संग्रह के लेखक जो है सरदार कवि हैं।
कौन है? सरदार कवि हैं। इज द राइट ऑप्शन ए। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी का प्रकाशन किस संस्था द्वारा हुआ है? यानी हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार द ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा हुआ है? यानी इसमें संस्था पूछ रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, या गारसादा तासी, ओ हाँ सॉरी, गारसादा तासी का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि इसी से ही हमारे इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो आइए देखते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन ए नागरी प्रचारी सभा काशी, ऑप्शन बी कलकत्ता कमेटी, ऑप्शन सी द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों से इसका प्रकाशन संस्था बताना है, किस संस्था से इसका प्रकाशन हुआ था। तो यह फ्रेंच भाषा का ग्रंथ है, फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। तो इसका इधर राइट ऑप्शन सी होगा। इधर राइट ऑप्शन सी द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में रचित हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ हमसे पूछ रहा है कि हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, यानी कौन सा है? आप बताइए। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं हम। तो इसका आंसर जो है सी होगा, शिव सिंह सरोज। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे हम जान ही रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जैसे कि हम जान ही रहे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। यह जो है 1883 ईस्वी में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, यानी हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसके पहले फ्रेंच भाषा में लिखे जा रहे थे, अंग्रेजी भाषा में लिखे जा रहे थे, लेकिन यह हिंदी में लिखा गया हुआ है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गौपत चंद्र गुप्त का ही है। तो आइए हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1873, 1875, 1877, 1852। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ किसका है? महेश दत्त का है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आप लोगों के पास 10 सेकंड है, आप लोग उम्मीद करते हैं कि बता दिए होंगे। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है, यानी भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है। लेखक कौन है? महेश दत्त है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। तो आइए देखते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है, हमसे क्या पूछ रहा है? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेगर का है। अभी हमने ऊपर जैसे कि देखा, हिंदी साहित्य में हिंदी का है, हिंदी में रचित पहला इतिहास ग्रंथ है, यानी हिंदी भाषा में रचित है। तो इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1887। तो आप लोग बताइए शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब है? इज राइट ऑप्शन ए, यानी 1883 ईस्वी है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में हिंदी के ग्रंथ, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित, ये सॉरी, ओ तो क्या कह रहा है हमारा कि राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित, ये जो ग्रंथ है यहाँ पे ये नहीं रहेगा पहले। तो राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ खोज पुस्तक के लेखक हैं।
ऑप्शन ए मैकालिप, ऑप्शन बी मोतीलाल मेनारिया, ऑप्शन सी गंगा प्रसाद अखौरी, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। तो आप लोगों को बताना है राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ खोज पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं बता दिए होंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, मोतीलाल मेनारिया इज द राइट ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हम आज का अपना 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए हम देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, तो आइए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। लिखा क्या है, बिसल देव, बिसल देव रासो के दूसरे खंड में वर्णित है। यानी बिसल देव नरपतनाल का ग्रंथ है। यह हिंदी साहित्य में 12 मासा पद्धति का सबसे पहले इसी में शुरुआत होती है। और यहाँ पे जो राजमती हैं इसकी नायिका हैं और बिसल देव इसके नायक हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या है। बिसल देव रासों के दूसरे खंड में वर्णित है। बिसल देव राजमती के विरह का वर्णन है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में राजमती के वियोग का वर्णन है। ऑप्शन सी में राजमती के किसी खंड से राजमती के किसी खंड नहीं है, किसी वाक्य से रुष्ट होकर, सॉरी, राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर, कथन या किसी बात से रुष्ट होकर, खंड नहीं है। तो राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर बिशल देव के उड़ीसा जाने का वर्णन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग बताइए कि बिशल देव रासो के दूसरे खंड में वर्णित है। तो आप लोगों का 10 सेकंड का समय समाप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर, आंसर सी होगा। तो बिशल देव रासो के रचयिता या रचनाकार या लेखक कौन है, नरपतनाल हैं। इसकी कहानी आइए इसिया लगभग 2000 पदों में और लगभग 4 खंडों में वर्णित है। तो राजमती प्रथम खंड में क्या है कि इनका विवाह होता है इन दोनों का, राजमती और बिसल देव का। और दूसरे खंड में राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर बिसल देव उड़ीसा प्रवास पर चले जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1 वर्ष बताए हुए हैं, लेकिन जो इसके लेखक हैं बिसल देव रासो ने लगभग 12 साल बताया हुआ है। तो इधर राइट ऑप्शन बी है। तीसरे में इनके तीसरे खंड में क्या है कि बिसल देव उड़ीसा प्रवास पर चले जाते हैं, तो वहां से लौट कर आते हैं और इसमें नागमती के विरह का वर्णन किया गया है तीसरे में। चौथे में जो है लौट कर आते हैं और इनके पिता जो है राजमती के पिता जो हैं राजमती को लेकर अपने घर चले जाते हैं। तो वहां पर बिसल देव जाते हैं और उनको मना करके फिर से लाते हैं। तो इसका जो दूसरे प्रकरण में है, तो ये ऑप्शन हमारा बी होगा। राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर बिसल देव के उड़ीसा जाने का वर्णन है, इज राइट ऑप्शन बी। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिन हम आपको बिसल देव के विषय में बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा, हम आप लोगों को हिंदी साहित्य पूरी पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं हम आज का अपना अगला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है, पूछा है हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन। तो हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन किस रचना में सबसे पहले मिलता है, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, बिसल देव रासो, नरपत नाल, रस मंजरी नंददास, कुमार रासो, दलपत विजय, ये रचनाओं के नाम थे। तो इसमें जो पद्मावत है इसमें भी 12 मासा का वर्णन किया गया है, आषाढ़ मास से है। बिसल देव रासो जैसा कि सबसे पहले इसी में किया गया है, यानी हिंदी में साहित्य में सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में किया गया है, तो राइट ऑप्शन बी बिसल देव रासो में किया गया। यहाँ पे जो 12 मासा वर्णन है यह कार्तिक मास से प्रारंभ होता है, लेकिन पद्मावत में जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना यहाँ पे आषाढ़ मास से प्रारंभ होता है। तो अगर पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में होता है, तो बिसल देव रासो में। अपभ्रंश साहित्य में नेमनाथ चौपई है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आइए चलिए आप लोग बताइए, किस आलोचक के अनुसार बिसल देव रासो वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना है? यानी कौन से विद्वान हैं जो बिसल देव रासो को वीर गीत परंपरा का प्रथम रचना मानते हैं? तो आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बच्चन सिंह हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो यानी बिसल देव रासो को वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना किस विद्वान ने माना है? तो ऑप्शन हम देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, नगेंद्र। तो आप लोगों का 10 सेकंड का समय शुरू होता है, तो आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इज द राइट ऑप्शन, इज द राइट ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बिसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं? आपसे फिर वही क्वेश्चन बिसल देव रासो के ही बारे में पूछ रहा है कि बिसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं, यानी छंद पूछ रहा है। 316 छंद, 128 छंद, 312 छंद, 129 छंद। तो आप लोगों को बताना है, आप लोग बताइए जो है बिसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं, बिसल देव रासो में कुल कितने छंद हैं? तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं, हमारा आंसर क्या है? इज राइट ऑप्शन ए, 316 छंद, यह जो है प्रमाणिक है। माता प्रसाद ने 128 छंद बताए हुए हैं, यानी 128 छंदों का प्रकाशन किया है, यानी कुल बिसल देव रासो में 316 छंद हैं। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना नाटक विधा की नहीं है? यानी नाटक पूछ रहा है कि यानी नाटक नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सी नाटक नहीं है। ऑप्शन ए है सत्य हरिश्चंद्र, बिल्कुल है, नील देवी, बिल्कुल है, प्रेम जोगनी, बिल्कुल है, बेड़गीत, यानी ये नहीं है। ऑप्शन क्या है? सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, प्रेम जोगनी, बेड़गीत। तो जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं, बेड़गीत एक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की काव्य रचना है और सारे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक हैं। इज राइट ऑप्शन डी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, यानी मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं। आपसे पूछ रहा है कि मन्नी भंडारी का कौन सा उपन्यास नहीं है? पहला विकल्प, पहला ऑप्शन क्या है? महाभोज दिया हुआ है, दूसरा क्या है आपका बंटी दिया है, तीसरा क्या है शैलेश दिया है, चौथा क्या है बसंती दिया है। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, आप लोग बता सकते हैं जल्दी से। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन पहले। ऑप्शन एक और तीन है, ऑप्शन दो और तीन है, ऑप्शन तीन और चार है, ऑप्शन एक और दो है। तो हमारा मन्नू भंडारी ऑप्शन देखते हैं 18 का, 18 का हमारा ए और एक और तीन है, यानी महाभोज, आपका बंटी। आपका बंटी जो बाल मनोविज्ञान का चित्र इतना बेहतरीन किया हुआ है कि जिसकी कोई हद से ज्यादा नहीं उम्मीद की जा सकती। आप या मन्नू भंडारी को उपन्यास को आपका बंटी आप पढ़िएगा तो बहुत ही मजा आएगा। एक बालक की मानसिक स्थिति समझ में आएगी आपको। तो इध राइट ऑप्शन हमारा ए है, महाभोज और आपका बैंट्री। बसंती जो है भीष्म साहनी का, शैलेश शिव प्रसाद का। तो आइए हम आगे चलते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? तो इसमें हमारा आंसर जो है मन्नू भंडारी द्वारा एक और तीन हो गए, यानी महाभोज और आपका बंटी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है। आपसे पूछ रहा है दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह है, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह। ऑप्शन ए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह। ऑप्शन ए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दूसरा खाली घर, तीसरा बसंत का एक दिन, चौथा निष्कासन। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड है, आप बताइए। आप पहले विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए एक और तीन, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी ए तीन और एक, ऑप्शन डी एक और चार। तो आप लोग बताइए जो है इसमें से कौन सा है दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह। तो आप लोगों के पास जो है 10 सेकंड का समय है,
चलिए आप लोगों का समय समाप्त होता हुआ, तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर जो है डी है, ऑप्शन डी, यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और निष्कासन। ये जो है पीजीटी में पूछा गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अभी जो हाल में हुआ 2023 में। तो इस कहानी का दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह एक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और दूसरा निष्कासन है। तो आइए हम अपने, और दूसरा खाली घर और बसंत का एक दिन, दोनों ही रामदरस मिश्र की रचना है। ये दोनों दूधनाथ सिंह की, और बसंत का एक दिन और खाली घर रामदरस मिश्र की। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि कंठाभरण और सुब्रत तिलक किस आचार्य द्वारा रचित ग्रंथ हैं? ऑप्शन ए क्षेमेंद्र, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी वामन। तो आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय शुरू होता है, आप लोग बताइए कवि कंठाभरण और सुब्रत तिलक किसकी रचना है? तो आइए चलते देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा है। द राइट ऑप्शन ए क्षेमेंद्र का है। कवि कंठाभरण और सुब्रत तिलक रचना किसकी है? क्षेमेंद्र की है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर्मनाशा की हार, यानी कर्मनाशा की हार किसकी रचना है? तो हमसे पूछा है कर्मनाशा की हार किसकी रचना है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु, ओ ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोगों को बताना है, आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, आप लोग बताइए जल्दी से। राइट ऑप्शन बी, यानी शिव प्रसाद। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? आपसे पूछ रहा है सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है। ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी महिम भट्ट, ऑप्शन डी भोजराज। आपसे पूछ रहा है सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है। तो आप लोगों के बाद 10 सेकंड का समय है, आप लोग बताइए। महिम भट्ट हैं, अभिनव गुप्त हैं, राजशेखर हैं, भोजराज हैं। तो चलिए आप लोगों का समय समाप्त होता हुआ, तो हम इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी होगा, यानी भोजराज होगा। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? तो भोजराज इज द राइट ऑप्शन डी। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं, व्यक्त विवेक किसकी रचना है। आपसे फिर रचना पूछ रहा है और कवि का नाम पूछ रहा है। व्यक्त विवेक किसकी रचना है? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी भोजराज, ऑप्शन सी महिम भट्ट, ऑप्शन डी राजशेखर। तो आप लोग बताइए जल्दी से इसका आंसर। आप लोगों के पास 10 सेकंड है। चलिए आप लोगों का समय समाप्त हुआ, यानी व्यक्त विवेक किसकी रचना है? महिम भट्ट की रचना है। व्यक्त विवेक महिम भट्ट। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, तो इसमें आचार्य भोजराज की है। सरस्वती कंठाभरण जो है भोजराज की रचना है। अगर हम गलती से अगर महिम भट्ट बोल दिए हो तो गलत होगा, भोजराज है। तो आइए, इसमें जो है व्यक्त विवेक किसकी रचना है, इसकी तो आप जान ही रहे हैं, महिम भट्ट की है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलूस मूठ किसकी कहानी है? यानी जुलूस व मूठ किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गुलेरी, गोपाल राम गहमरी। आप लोगों के पास 10 समय का सेकंड है, आप लोग जल्दी से बताइए जुलूस व मूठ किसकी कहानी है। तो चलिए आपका समय समाप्त होता हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए मुंशी प्रेमचंद। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो किसकी पंक्ति है? यहाँ पे पूछा है किसकी पंक्ति है। यहाँ पे पूछा है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो किसकी पंक्ति है, यानी पंक्ति किसकी पंक्ति है। तो आप लोगों को बताना है, निराला है, प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है।
आप लोगों को बताना है। आज यह प्रश्नोत्तरी का अंतिम क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए जो है। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। आप लोगों का समय समाप्त होता हुआ तो द राइट ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा है। हमें उम्मीद है कि आप लोग 25 में से 25 क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आप लोग हमारे प्रश्नोत्तरी से जुड़िए। डेली आपको इसी तरीके से प्रश्नोत्तरी मिलती रहेगी। कभी 25, 50, 100 ऐसे धीरे धीरे क्रमांक इसका बढ़ता रहेगा। प्रश्नोत्तरी ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए हम कम ही प्रश्न ला पाते हैं। नहीं तो प्रश्नोत्तरी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, लगभग घंटे भर की वीडियो बन जाएगी। तो आइए, आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगली प्रश्नोत्तरी में कल मिलते हैं। जय हिंद।